Hello, students. Myself, Dr. Ravi Parihar, Assistant Professor in Botany, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं आपके सामने सिलेजिनला के 5वें भाग में उसके नर युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एग्जाम में बड़े प्रश्न के रूप में आपके सामने बार बार मुखाबिक होगा। बार बार आपके सामने ये प्रश्न एग्जाम्स में आता है। जब आप पिछले ओल्ड पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। नर युग्मकोद्भिद या युग्मकोद्भिद की हम बात करें तो गैमेटोफाइट की मदर सेल होती है बीजाणु। युग्मकोद्भिद की मदर सेल क्या होती है? बीजाणु, जो कि हमने साइलोटम में और लाइकोपोडियम दोनों में देखा था कि युग्मकोद्भिद प्रवस्था की मात्र कोशिका बीजाणु होती है। सिलेजिनला एक विषम बीजाणु वंश है, यानी कि एक हेटेरोस्पोरस जीनस है। वह इसमें पाए जाने वाले सभी बीजाणु आकार एवं आमाप में असमान होते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग तरह के बीजाणु बनते हैं, उन दोनों का आकार, आमाप और कार्य अलग अलग होता है। जो छोटे आकार के बीजाणु हैं उन्हें हम लघु बीजाणु बोलेंगे, जो बड़े आकार के बीजाणु हैं उन्हें हमने गुरु बीजाणु कहा है। क्योंकि हम यहाँ युग्मकोद्भिद की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि स्पोर या बीजाणु के अंकुरण से क्या बनता है भाई? युग्मकोद्भिद बनता है। तो यहाँ दो तरह के बीजाणु बन रहे हैं, गुरु और लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणुओं के अंकुरण से क्या बनेगा? नर युग्मकोद्भिद। लघु बीजाणुओं के अंकुरण से, जर्मिनेशन से, क्योंकि वो नर युग्मकोद्भिद बनेगा। और जो बड़े आकार के बीजाणु है गुरु बीजाणु, उनके अंकुरण से क्या बनेगा? गुरु मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट। छोटे बीजाणु से बनेगा मेल गैमेटोफाइट और बड़े बीजाणु से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। देखें कि लघु बीजाणुओं के अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है और नर युग्मकोद्भिद पर जननांग कुंधानी बनती है या पुमनु बनते हैं। जबकि गुरु बीजाणु अंकुरित होकर स्त्री युग्मकोद्भिद बनाते हैं जिस पर स्त्री ध्यानियां लगेगी, यानी कि गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट पर सीधे पुमनु लगेंगे और फीमेल गैमेटोफाइट पर आर्किगोनिया लगेंगी जिस पर अंड कोशिकाएं बनेंगी। सिलेजिनला में दोनों प्रकार के बीजाणुओं का अंकुरण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों की, सिलेजिनला में दोनों प्रकार के बीजाणुओं का अंकुरण बीजाणु धानियों के स्फुटन से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। बीजाणुओं का जो अंकुरण होता है वो बीजाणु धानियों के स्फुटन से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि बीजाणु धानी से बाहर आए उससे पहले ही बीजाणु धानी के अंदर रहते हुए उसमें उनमें डेवलपमेंट प्रोसेस जो है, विभाजन है, वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ऐसा बहुत कम टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। बीजाणु धानियों से इनका विमोचन, यानी कि ये कब बाहर निकलेंगे, वो अलग अलग स्टेजेस में होता है। अलग अलग स्पीशीज में ये विकास की विभिन्न प्रावस्थाओं में अलग बाहर निकलेंगे। हम यहाँ लघु बीजाणु की बात कर रहे हैं। लघु बीजाणु जो होते हैं, सबसे पहले हम लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखें आप कि जो माइक्रोस्पोर से या लघु बीजाणु होते हैं वो बहुत सूक्ष्म संरचनाएं हैं। इनका जो व्यास होता है, डायमीटर जिनको हम बोलते हैं, वो 0.015 mm से 0.06 mm तक होता है। तथा प्रत्येक माइक्रोस्पोर एक मोटे एक्साइन और एक अपेक्षाकृत पतले इंटाइन से घिरा रहता है। प्रत्येक माइक्रोस्पोर में, यानी कि लघु बीजाणु में, एक अगुणित केंद्रक व ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है रिजर्व फूड के लिए, और इनके साइटोप्लाज्म में फैटी सब्सटेंसेस का बाहुल्य होता है। ये जो लघु बीजाणु है, माइक्रोस्पोर है, वो कहां पर स्थित है भाई? माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु धानी में। लघु बीजाणु धानी कहां लगी हुई है? लघु बीजाणु पर्ण पर। और लघु बीजाणु पर्ण, ये बीजाणु पर्ण कहां लगे हुए हैं? वो लगे हुए शंकु में। और शंकु कहां लगा हुआ है? पादप के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि शंकु पादप के ऊपर लगा हुआ है। उसी दौरान ही इस बीजाणु के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और वो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। लघु बीजाणु से क्या बन रहा है? नर युग्मकोद्भिद। अब आप देखें ये युग्मकोद्भिद क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसका पहले तो हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी विशेषता का मैं आपको जिक्र करूंगा। लघु बीजाणुओं का अंकुरण बीजाणु धानी में ही प्रारंभ हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बार बार आ रही है बच्चों। बीजाणु धानी से इनका विमोचन कब होगा? जब ये 13 कोशिकीय अवस्था प्राप्त कर लेंगे।
बीजाणुधानी से ये नर युग्मकोद्भिद कब निकलेगा? जब ये 13 सेल्ड स्टेज में आ जाएगा। लघु बीजाणु का पहला विभाजन होता है वो एक एसिमेट्रिकल होता है, असममित होता है, जिससे एक छोटी कोशिका बनती है जिसको हम बोलते हैं लेंटिकुलर प्रोथेलियल सेल। एक छोटी बनती है कोशिका, उसको नाम दिया है क्योंकि वो मसूराकार होती है, उसका आकार होता है वो लेंटिकुलर होता है और उस कोशिका का नाम है प्रोथेलियल सेल। और एक बड़ी बनती है कोशिका, उसको बोलते हैं पुंधानी प्रारंभिक, एंथ्रीडियल इनिशियल। ये देखें आप, पहला विभाजन ये देखो, ये है एक स्पोर, इसका साइज कितना था 0.015 mm से 0.06 mm। इस स्पोर के अंदर पहला विभाजन हुआ, ये देखें आप ऊपर की तरफ भी दिखाया जा रहा है, ये पहला विभाजन हुआ, इसे एक छोटी प्रोथेलियल सेल बन गई, बड़ी एंथ्रीडियल इनिशियल बन गई। अब आगे देखें, प्रोथेलियल कोशिका में, यानी कि जो छोटी लेंटिकुलर सेल थी ये वाली, इस कोशिका में आगे कोई डेवलपमेंट या विभाजन नहीं होता है और संपूर्ण पुंधानी का विकास, पूरी की पूरी नर युग्मकोद्भिद बोल दूं या पुंधानी का विकास मैं बोल दूं, वो पुंधानी प्रारंभिक से ही होगा। पुंधानी प्रारंभिक का दूसरा विभाजन प्रोथेलियल कोशिका के समकोण पर होता है। पुंधानी कोशिका में जो विभाजन होगा ना, ये देखें, पुंधानी कोशिका ये रही बड़ी वाली एंथ्रीडियल इनिशियल, ये वाली, इसमें विभाजन होता है वो पहले विभाजन के समकोण पे होता है, राइट एंगल 90 डिग्री एंगल पे देखो होता है, उससे दो सेल्स बनती है, इनको नाम देंगे हम, ये तो पहले तो क्या बनी थी एंथ्रीडियल इनिशियल, और अब जो सेल्स बनेंगे दो, उनका नाम है एंथ्रीडियल सेल्स, पुंधानी कोशिकाएं। तो पुंधानी प्रारंभिक का दूसरा विभाजन प्रोथेलियल कोशिका के समकोण पर होगा, इससे दो समान आमाप की पुंधानी कोशिकाएं बनती हैं। अब देखें आप, प्रत्येक पुंधानी कोशिका, दो पुंधानी कोशिकाएं बन गई और दोनों पुंधानी कोशिकाओं में उदग्र भित्ति के द्वारा विभाजित होगी। देखें आप, यहाँ पर भी डेवलपमेंट और डिवीजन हो रहा है उदग्र भित्ति द्वारा, एक यहाँ भी होता है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पिछली तरफ हो रहा है डेवलपमेंट विभाजन। तो इस एक पुंधानी कोशिका ये है, एक पुंधानी कोशिका ये है, इन दोनों के अंदर एक एक विभाजन और हो जाएगा, तो यहाँ पर भी दो कोशिकाएं बनेंगी और यहाँ पर भी दो कोशिकाएं बनेंगी। तो देखें, दो कोशिकाएं ये रही और दो कोशिकाएं ये रही, ये भी पुंधानी कोशिकाएं ही है, ये चार कोशिकाएं यहाँ पुंधानी कोशिकाएं हैं, दो ऊपर हैं और दो नीचे हैं, और एक कोशिका है हमारी ये वाली प्रोथेलियल सेल। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर कितनी कोशिकाएं हैं, 2 + 2 + 1, 4 कोशिकाएं हैं। कितनी कोशिकाएं हैं, सॉरी 5 कोशिकाएं हैं, 4 तो पुंधानी कोशिकाएं हैं, एक प्रोथेलियल सेल है। तो यहाँ पर 5 सेल स्टेज का निर्माण हो जाता है। देखिए भाई, अब पुंधानी कोशिका में उदग्र भित्ति से विभाजन होने से क्या हुआ भाई, दो ऊपरी और दो नीचे की तरफ कोशिका बनती है। तो इस अवस्था में बीजाणु के भीतर कुल 5 कोशिकाएं, 4 पुंधानी प्रारंभिक से बनी हुई और एक प्रोथेलियल कोशिका होती है। अब देखें, पुंधानी प्रारंभिक से व्युत्पन्न 4 संतति कोशिकाओं में से 4 कोशिकाएं बनी थी ना, दो ऊपर थी दो नीचे थी, और राइट हैंड साइड में क्या थी, प्रोथेलियल सेल। तो पुंधानी प्रारंभिक से व्युत्पन्न 4 संतति कोशिकाओं में से ऊपरी 2 कोशिकाएं ही विभाजित होती हैं, नीचे वाली 2 आधारी कोशिकाओं में कोई विभाजन आगे नहीं होगा। अब क्या होगा कि ऊपरी दोनों संतति कोशिकाओं में विभिन्न तलों में विभाजन होने से 10 कोशिकाएं बनती हैं। ओवरऑल कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, 10 कोशिकाएं। और इस अवस्था में बीजाणु में कुल 13 कोशिकाएं होती हैं। ये कैसे हुआ भाई, 13 कोशिकाएं कहां से आ गई भाई? देखें, इस अवस्था में बीजाणु में कुल 13 कोशिकाएं कैसे आई? 10 कोशिकाएं तो हमारी ऊपरी 2 संतति कोशिकाएं बना रही है, 2 से 10 बन गई ना। नीचे वाली आधारी 2 कोशिकाओं में आगे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वो भी जोड़ लीजिए आप, 10 + 2 12, और एक हमारी प्रोथेलियल सेल पहले से उपस्थित थी, कितनी हो गई 13। तो ये 13 कोशिकी अवस्था प्राप्त कर लेगा जब मेल गेमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद, तब वह बीजाणुधानी से बाहर निकलेगा। अब क्या होगा जब वो बाहर निकलेगा, तो अब वो बाहर निकलेगा तो 2 आधारी कोशिकाएं, ये देखें आप, 13 कोशिका अवस्था में आ गया। अब 13 कोशिका अवस्था में वो बाहर निकलेगा और वो क्या कर सकता है आगे देखें। उससे पहले कि पुंधानी प्रारंभिक से व्युत्पन्न इन 13 कोशिकाओं में से, इन व्युत्पन्न कोशिकाओं में से 4 कोशिकाएं, अब देखो टोटल सेल्स कितनी है 13, 13 में से एक प्रोथेलियल सेल डिजनरेट हो जाएगी, कितनी बची 12, 12 में से 4 कोशिकाएं युग्मकोद्भिद के सेंटर में और 8 कोशिकाएं परिधि पर व्यवस्थित हो जाती है। टोटल सेल्स 12 थी, 13 थी, पुंधानी को बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पुंधानी बनेगी। तब देखो कुल 13 में से एक प्रोथेलियल सेल तो डिजनरेट हो जाएगी, बची 12 में से 4 केंद्र में अरेंज हो जाती है, 8 परिधि पर व्यवस्थित हो जाती है। 4 केंद्रीय कोशिकाओं
वो प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। जो 4 बीच में जो अरेंज हुई है ना, उनका नाम है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। और जो 8 परिधीय कोशिकाएं हैं उनको हम जैकेट सेल्स बोलते हैं। 8 परिधीय कोशिकाओं को क्या बोलेंगे? जैकेट सेल्स। 13 कोशिकीय अवस्था में नर युग्मकोद्भिद लघु बीजाणुधानी से विमुक्त हो जाते हैं। 13 कोशिकीय अवस्था में क्या होगा भी? अब नर युग्मकोद्भिद लघु बीजाणुधानी से रिलीज्ड हो जाएंगे। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस बारे में अलग अलग मत दिए कि अब इनके साथ क्या होगा। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस अवस्था में ये मुक्त नर युग्मकोद्भिद कहाँ जाएंगे? पार्शियली, आंशिक रूप से खुली हुई गुरु बीजाणुधानी, क्योंकि वो एक ही स्ट्रोबिलस के अंदर ऊपर की तरफ माइक्रोस्पोरेंजिया थी और नीचे की तरफ मेगास्पोरेंजिया। अब जब ऊपर की तरफ से माइक्रोस्पोरेंजिया डाइसेंस होगी और 13 सेल स्टेज के अंदर मेल गैमेटोफाइट नीचे की तरफ गिरेगा, तो वो आंशिक रूप से खुली हुई, क्योंकि गुरु बीजाणुधानी नीचे स्थित है, तो वो गुरु बीजाणुधानी में अटक जाएगा और आगे का डेवलपमेंट यही करेगा। एक मत तो यह है। जबकि अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मुक्त नर युग्मकोद्भिद मिट्टी में गिरेंगे और इनका शेष विकास मिट्टी में होता है। ये दो ही इनके फेट हो सकते हैं, दो ही भविष्य हो सकते हैं। या तो वो गुरु बीजाणुधानी के अंदर अटक जाए 13 सेल स्टेज वाला मेल गैमेटोफाइट, या मिट्टी में आ जाए। अब जो है आगे का डेवलपमेंट वो सेम जगह दो हो सकती है, लेकिन चीजें सेम होंगी। देखो क्या होगा, मुक्त होने के पश्चात युग्मकोद्भिद के केंद्र में 4 प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं विभाजित होंगी। जो 8 जो प्राथमिक पुंजनक 8 जो कोशिकाएं थी, वो तो क्या बना देगी? जैकेट बना देगी। और जो 4 प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं थी ना, वो विभाजित होंगी और 128 से लेकर 256 लगभग इतनी एंथ्रोजॉइड मदर सेल, पोमनोपूर्व कोशिकाएं बोल सकते हैं, पोमनोमात्र कोशिकाएं बोल सकते हैं, या एंड्रोसाइट्स बोल सकते हैं, का निर्माण करेंगे। ये देखें आप डायग्राम, ये 4 कोशिकाएं देखो आप बीच में लगी हुई। ये दोनों सारे डेवलपमेंट बच्चों कहाँ हो रहा है, ये दिमाग में रखेंगे अपने को बात। ये सब डेवलपमेंट जितने भी हमने पढ़ा है 13 सेल स्टेज तक चीजें आ गई। ये सब चीजें, एक वो जो स्पोर था छोटा सा, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ये वाला, ये स्पोर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, सॉरी ये स्पोर जो था माइक्रोस्पोर, इसमें जो एक्साइन और इंटाइन दिख रही है आपको, इस स्पोर के अंदर हो रहा है सारा डेवलपमेंट। एकदम बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, एमएम में है, 0.15 एमएम से 0.06 एमएम, इतनी टाइनी छोटी स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है। ये ध्यान रखना। अब देखें उस स्ट्रक्चर में जो एक्साइन और इंटाइन थी स्पोर में, वो यहाँ है। देखो ये एक्साइन है और ये इंटाइन है। 4 कोशिकाएं बीच में, इनको हमने नाम दिया प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। 8 कोशिकाएं साइड में, इनको हमने नाम दिया जैकेट सेल। तो 8 कोशिकाओं ने जैकेट बना ली और ये 4 कोशिकाएं जो थी प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, ये विभाजित होती हैं और खूब सारी एंड्रोसाइट्स बना लेती हैं। और एंड्रोसाइट्स के कायांतरण से, मेटामॉर्फोसिस से, खूब सारे स्पिंडल शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्पिंडल शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ से ये एक्साइन इंटाइन, ये जो आउटर वाल है ये जैकेट है, ये एक्साइन इंटाइन है, ये अलग हो जाएंगी। और यहाँ पर आपको इन जैकेट सेल्स, ये जैकेट सेल्स हैं, ये जो है वो श्लेष्मी पदार्थ बनाती हैं। इसके अंदर आपको खूब सारे जो है एंथ्रोजॉइड्स हैं वो तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये देखें एंड्रोसाइट्स के प्रत्येक एंड्रोसाइट्स के मेटामॉर्फोसिस से एक स्पिंडल शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड बनेगा, जैसे हमने डायग्राम में देखा। और एंथ्रोजॉइड के विकास के साथ साथ प्रोथेलियल कोशिका तथा जैकेट कोशिकाओं का विघटन भी आरंभ हो जाता है, जिससे एक श्लेष्मी पदार्थ बनता है। इस पदार्थ में पोमनो आप तैरते हुए देख सकते हैं। और इस अवस्था तक नर युग्मकोद्भिद लघु बीजाणु की भांति भित्ति से पूर्णतः ढका रहता है। क्योंकि बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर है, हमने गैमेटोफाइट की बात कर ली, तो यहाँ पर हमने कोई प्रोथेलस लाइक स्ट्रक्चर नहीं देखी, कोई पैरेंगैमेटस स्ट्रक्चर नहीं देखी। तो इस प्रकार का जो सिलेजिनेला का जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो एक हाईली रिड्यूस्ड, अत्यंत न्यूनीकृत संरचना है, बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर है। और सिलेजिनेला में टेरिडोफाइटा के अन्य सदस्यों की भांति हमने काई प्रोथेलस का निर्माण नहीं देखा, ना ही इसमें होता है। तो एक बहुत ही छोटा सा प्रोथेलस, बहुत ही छोटा सा मेल गैमेटोफाइट बनता है। इसमें कोई प्रोथेलस लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है। ये सिलेजिनेला की एक महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार हमने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है बच्चों, तो इसको जरूर से जरूर अपने को याद करना है, समझना है। थैंक यू।